नमस्कार दोस्तों, टिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर आज की क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस भी कर सकते हैं। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन जरूर करें। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। एनबीएफसी एवं बैंक के संबंध में युक्ति संगत कथनों का चुनाव कीजिए। यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है रिगार्डिंग द एनबीएफसी एंड बैंक। एनबीएफसी भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत, जबकि बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत पंजीकृत होता है। दिया गया है जो एनबीएफसी होते हैं वो आपके रजिस्टर्ड होते हैं अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट, और जब हम बैंक्स की बात करते हैं दे आर रजिस्टर्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। दूसरा दिया गया है बैंक क्लियरिंग सिस्टम में शामिल होते हैं, मगर एनबीएफसी क्लियरिंग सिस्टम में शामिल नहीं होती है। फिर आखिरी दिया गया है सीआरआर एसएलआर को बनाए रखना बैंकों के लिए अनिवार्य होता है, जबकि एनबीएफसी के लिए इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होती है। ठीक है क्लास, सबसे पहले यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं आप उसको दोबारा पढ़ लीजिए, एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर आराम से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, एनबीएफसी। अगर हम एनबीएफसी का फुल फॉर्म देखें तो यहाँ पर एनबी मतलब क्या होता है, नॉन बैंकिंग। क्या दिया गया है, नॉन बैंकिंग। ठीक है, फिर यहाँ पर फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, क्या लिखा है, फाइनेंशियल कंपनीज लिखा है। तो नाम से ही क्लियर है जो एनबीएफसी होते हैं वो नॉन बैंकिंग होते हैं, मतलब वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। वो किसके अंडर रजिस्टर्ड होते हैं, दे आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। क्यों, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल कंपनी है। ठीक है, तो एनबीएफसी याद रखिएगा कि एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर नहीं होता है, क्योंकि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। इनका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट के अंडर होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई क्लास। दूसरा देखते हैं, बैंक्स आर इन्वॉल्व इन क्लियरिंग द सिस्टम पेमेंट एंड सेटलमेंट। अब देखिए मैंने पहले की क्लास में भी आपको बताया था, जब भी हम बैंक की बात करते हैं, बैंक डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, चेक इश्यू करता है, डायरेक्ट पेमेंट करता है, ये सब किसके फीचर्स हैं, बैंक के। लेकिन एनबीएफसी जो है वो डीडी एक्सेप्ट नहीं करता है, चेक इशू नहीं करता है। याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है। डिमांड डिपॉजिट जो है एनबीएफसी नहीं एक्सेप्ट करता है, एनबीएफसी चेक नहीं इश्यू करता है। ठीक है, एनबीएफसी जो है वो बैंकिंग लाइसेंस उसको नहीं रिक्वायर होती है ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, डू नॉट रिक्वायर अ बैंकिंग लाइसेंस टू ऑपरेट। फिर यहाँ पर आखिरी आपको दिया गया है, मेंटेनिंग सीआरआर और एसएलआर इज मैंडेटरी फॉर द बैंक व्हाइल एनबीएफसीज आर नॉट बाउंड बाय सच रिक्वायरमेंट। एकदम सही है, सीआरआर एसएलआर जो है वो बैंक्स के लिए जरूरी है, मेंटेन करना मैंडेटरी है। ठीक है, अनिवार्य है, लेकिन एनबीएफसी के केस में ये चीज नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 तीनों ही बिल्कुल सही है। ठीक है क्लास, ठीक है। अभी कोई डाउट, अगर किसी को भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछेगा। लास्ट क्लास में आप में से किसी स्टूडेंट ने मुझसे बोला था कि मैम आप एनबीएफसी एक बार और समझा दीजिए। तो बस एनबीएफसी में आप 2-3 चीजें याद रखिएगा कि यहाँ पर रेगुलेटरी एक्ट क्या है। तो याद रखिएगा एनबीएफसी का जो रेगुलेटरी एक्ट है वो है कंपनीज एक्ट।
ठीक है, ना कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, क्योंकि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, फाइनेंशियल कंपनी है। इतनी चीज क्लियर हो गई। और दूसरी चीज आपको क्या याद रखना है, डिमांड डिपॉजिट ये एक्सेप्ट नहीं करता है, चेक इशू नहीं करता है, बैंकिंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और क्रेडिट भी क्रिएट नहीं कर सकता है जैसे कि बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है। इतनी चीजें याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न ध्यान से देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। स्वराज पार्टी की बात की गई है, एचआरए की बात की गई है, साइमन कमीशन की बात की गई है और कांग्रेस का नागपुर सेशन। तो आराम से आप लोग क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और थोड़ा सा चीजों को याद करने का प्रयास करिए। स्वराज पार्टी के गठन की अगर हम बात करेंगे क्लास, तो 1923 में इसका गठन हुआ है। याद रखिएगा, जब महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, तो उसके बाद कांग्रेस के ही दो लीडर मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। फिर इसके बाद हम देखते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो ये 1924 का समय है। ठीक है, साइमन कमीशन की बात करेंगे तो 1927 में साइमन आता है। याद रखिए 1928 में नेहरू रिपोर्ट सबमिट होती है, साइमन की रिपोर्ट के पहले ही। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920। तो यहाँ पर अब इसको मैच करिए, सबसे पहले डी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर बी है। ठीक है क्लास, चलिए अब यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता, असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हो गया था। ठीक है, 1922 आते आते असहयोग आंदोलन जो था वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन 1922 में 5 फरवरी को एक घटना घटती है जिसको कि हम चौरी चौरा कांड कहते हैं। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट चौरी चौरा कांड होता है, जिसमें कि 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया जाता है, पुलिस स्टेशन के अंदर बंद करके। इसी के कारण महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 को बरदौली से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे किसी भी तरीके की हिंसा बढ़े असहयोग आंदोलन में। तो यहाँ पर वो उसको वापस ले लेते हैं असहयोग आंदोलन को, जिसके चलते कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जो कि महात्मा गांधी को सपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं कांग्रेस के जो कि महात्मा गांधी के इस डिसीजन से एग्री नहीं करते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो यहाँ पर देखिए 1922 में दिसंबर में एक सेशन होता है कांग्रेस का, जो कि गया में होता है, जिसको कि प्रिसाइड कौन करता है, चित्तरंजन दास करते हैं। याद रखिएगा, ये सीक्वेंस पूरा आपके दिमाग में होना चाहिए स्टोरी की तरह। अब हम लोग थोड़ा कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस के अंदर ही क्लैशेस ऑफ आइडियोलॉजीज होती है। कैसी आइडियोलॉजीज में, देखिए कुछ लोग चाहते हैं कि अभी तक जो असहयोग आंदोलन में हमने एक्टिविटीज को एक्सेप्ट किया था, मतलब जो हमने सोचा था कि अब हम साथ नहीं देंगे, समर्थन नहीं देंगे, उन्हीं सब चीजों को हम अभी जो भी हमारी पॉलिसीज थी, जो भी हमारे एम्स थे, उसको हम एज इट इज कैरी करेंगे, जो कि असहयोग आंदोलन में हमने क्या एक्सेप्ट किया था। लेकिन कुछ ऐसे थे जो कि कुछ चेंज चाहते थे। वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि अब हम काउंसिल को बायकॉट नहीं करेंगे, अब हम काउंसिल के अंदर एंटर करके अपनी बात को रखेंगे। समझ में आ रहा है। देखिए, जो अपरिवर्तनवादी थे, मतलब जो किसी भी तरीके का चेंज नहीं चाहते थे हम आइडियोलॉजीज में, वो अभी भी कह रहे थे कि हम काउंसिल को बायकॉट करेंगे, हम चीजों को बायकॉट करेंगे, असहयोग करेंगे। लेकिन यहीं पर कुछ ऐसे भी थे जो प्रो चेंजर्स थे, जो कहते थे कि अब हम काउंसिल को बायकॉट नहीं करेंगे, अब हम काउंसिल का हिस्सा बनेंगे और फिर अपनी बात को रखेंगे। मतलब हम एक पार्टी फॉर्म करेंगे, पार्टी फॉर्म करने के बाद हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में या फिर संसद में बैठेंगे, उसके बाद अपनी आवाज बुलंद करेंगे, अपनी मांगे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रो चेंजर्स थे, जो परिवर्तनवादी थे, उसमें आपके दो मुख्य जो थे वो थे सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू 1922 में गया सेशन से कांग्रेस के रिजाइन कर देते हैं और एक अपनी नई पार्टी बनाते हैं 1923 में, जिसका की नाम क्या रहता है, स्वराजिस पार्टी रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन बाद में स्वराजिस पार्टी
खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि सीआर दास की मृत्यु हो जाती है और मोतीलाल नेहरू दोबारा कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इतनी चीज क्लियर हुई क्लास। तो याद रखिएगा प्रो चेंजर्स में जो क्या कह रहे हैं कि अब हम बाइकआउट नहीं करेंगे, अब हम काउंसिल में एंटर करेंगे और अपनी आवाज रखेंगे। ठीक है, वो आपके प्रो चेंजर्स थे, जिसमें सीआर दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, अजमल खान थे। और जो आपके नो चेंजर्स थे, जो अपरिवर्तनवादी थे, जो कह रहे थे अभी भी हम काउंसिल को बाइकआउट करेंगे, ठीक है, हम किसी भी तरीके का चेंज नहीं चाहते, उसमें आपके श्री राजा गोपालचारी थे, एमए अंसारी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, वल्लभ भाई पटेल थे। याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक और चीज रिवाइज कर लीजिए। 1924 में अभी हमने देखा किसका गठन हुआ है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ है, एचआरए का गठन हुआ है। इस गठन में सबसे बड़ा योगदान किसका था? राम प्रसाद बिस्मिल का और सचिंद्र नाथ सान्याल का। परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पर एचआरए ने एक बहुत बड़ा एक्शन किया था, जिसको कि काकोरी कांड के नाम से, बाद में इसमें कांड शब्द को हटा दिया यूपी सरकार ने, आपको पता है। तो ये काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। तो 9 अगस्त 1925 को कौन सी घटना हुई थी? काकोरी ट्रेन एक्शन। ये भी याद रखिएगा, एचआरए का ही योगदान था इसमें। बाद में आपको पता है 1928 में इसमें एचआरए में एक नए शब्द को ऐड कर दिया गया था, जिसका कि जो कौन सा टर्म था? सोशलिस्ट। ठीक है, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इसे कर दिया गया था। और यहाँ पर किसने किसने मुख्य भूमिका निभाई थी? चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने। ठीक है, और ये एचएसआरए की जो पहली बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है क्लास, इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एचआरए का गठन 1924 में हुआ था और एचआरए में एचएसआरए को कब किया गया? सोशलिस्ट टर्म कब ऐड किया गया इसमें? सोशलिस्ट, ये आपका 1928 में दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि के समक्ष समता संकल्पना ब्रिटिश संविधान से उत्पन्न हुई है, जो एक नकारात्मक धारणा है। अभी लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि दो चीज होती है जब हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं। एक इक्वालिटी बिफोर लॉ होता है और एक आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होता है। तो आपको बताना है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने कहाँ से लिया है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने कहाँ से लिया है। तो उसी पे बेस देखिए आज हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो विधि के समक्ष समता संकल्पना ब्रिटिश संविधान से उत्पन्न हुई है, जो एक नकारात्मक धारणा है। दूसरा है विधि के समान संरक्षण संकल्पना अमेरिका संविधान से उत्पन्न हुई है, जो एक सकारात्मक धारणा है। और आखिरी आपको दिया गया है भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। देखिए क्लास, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मैंने आपको पहले भी ट्रिक बताई थी, इक्वालिटी बिफोर लॉ। यहाँ पर बी आपका बीच में आ रहा है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, ये एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है। दूसरा आपका है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने कहां से लिया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है और ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ये भी बिल्कुल सही है। इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ बाय द स्टेट, ये हमारा आर्टिकल 14 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? डी है। ठीक है क्लास, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात कर रहे हैं, तो ये याद रखिएगा ये एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसको, देखिए विधि के समक्ष समता संकल्पना ब्रिटिश संविधान से उत्पन्न हुई है, जो एक नकारात्मक धारणा है। क्यों? इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को जन्म या मत के आधार पर विशेष अधिकार नहीं होगा। यहाँ पे क्या है? विशेष अधिकार नहीं होंगे और सभी वर्ग समान रूप से समान विधि के अधीन और समान न्यायालय की अधिकृत के अंतर्गत होंगे। यहाँ पर देखिए अधिकारित के अंतर्गत होंगे, तो यहाँ पर हम समान
किसी को भी अधिकार नहीं होंगे की बात कर रहे हैं। तो नहीं होंगे मतलब क्या, ये एक नकारात्मक धारणा है, बस इसी वजह से इसको एक नकारात्मक धारणा कही जा रही है। आप जब इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आप कहेंगे मैम ये तो बिल्कुल सही है, ये तो एक अच्छी चीज है, तो हम नकारात्मक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस यहाँ पर विशेष अधिकार नहीं होंगे की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखिएगा। बस EBL याद रखिएगा, EBL में बी बीच में आता है, तो ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और अभी तक आप बी पॉजिटिव की बात करते थे, लेकिन यहाँ पर हम बी निगेटिव की बात करेंगे, मतलब ये एक निगेटिव धारणा है। और जब हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करेंगे, हम विधि के संरक्षण की बात करेंगे, तो ये एक सकारात्मक धारणा है। ठीक है, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासन की जाएगी, अर्थात समान लोगों के साथ समान व्यवहार होगा। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। क्लास अगर कहीं पे भी आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप में से किसी स्टूडेंट ने NBFC वाला प्रश्न पूछा था, आप बताइएगा मुझे समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, और कार्बन क्रेडिट वाला भी आप में से किसी ने पूछा था, तो वो भी मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था, वो भी मुझे बताइएगा। और BOD COD वाला भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आज की क्लास में भी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को खूब अच्छे से लिख दिया करिए, उसको हम अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। चौथे प्रश्न को देखते हैं। संगम संस्कृति से संबंधित सत्य कथनों की पहचान कीजिए। तो चलिए यहाँ पर भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तमिल भाषा में रचित संगम साहित्य के आधार पर दक्षिण के आरंभिक कला और संस्कृतियों का परिचय मिलता है। दूसरा आपको दिया गया है, संगम काल में संगम राज्य गोल मिर्च उपजाते थे तथा इनकी पश्चिम में बहुत मांग थी। तो यहाँ पर संगम पीरियड में ब्लैक पेपर मतलब उगाया जाता था, जिसकी की बहुत ज्यादा डिमांड थी वेस्ट में। तो यहाँ पर तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्लास। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है, सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, याद रखिएगा सी जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला हम देखते हैं। पांचवा प्रश्न। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच मौजूद है। आपको दिया गया है कि जो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है वो आपका एग्जिस्ट करता है बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ ITCZ इन दिस क्लाइमेट मेक इट हॉट एंड ह्यूमिड। और आखिरी आपको दिया गया है, मोस्ट एरिया ऑफ द सब ट्रॉपिकल स्टेपीज आर लोकेटेड बिटवीन 30 डिग्री टू 45 डिग्री लैटिट्यूड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इन बोथ द हेमिस्फीयर। अब क्लास यहाँ पर जो दोनों ही स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु जो है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में मौजूद होती है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए ये आपका इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, इधर कर्क रेखा है, इधर मकर रेखा है। 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ अगर हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु जो है आपको मिलती है। और यहाँ पर ITCZ के प्रेजेंस की वजह से यहाँ की जो जलवायु होती है वो गर्म होती है और आर्द्र होती है, ये भी बिल्कुल सही है। उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपीज के अधिकांश क्षेत्र दोनों गोलार्ध में यहाँ पे ये 30 डिग्री से 45 डिग्री, ठीक है, ये याद रखिएगा। 30 डिग्री टू 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के मध्यवर्ती भाग में स्थित होते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, छठवां प्रश्न। देखिए छठवें प्रश्न को देखिए क्लास अब आजकल जो टेस्ट आपके हो रहे हैं उसमें कई प्रश्न आपके बहुत लेंथी होते हैं। अगर आपको लगता है कि इन प्रश्नों को पढ़ने में हमें ज्यादा समय लग रहा है और मैम बहुत तेजी से पढ़ रही हैं, तो आप क्या करा करिए, वीडियो को पॉज करके पहले खूब आराम से प्रश्न को पढ़ लिया करिए, प्रश्न क्या कहने का प्रयास करा उसको समझ लिया करिए, फिर उत्तर दिया करिए, ठीक है, फिर वीडियो को प्ले किया करिए। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज कर लिया करिए। अब यहाँ देखिए, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं तथा इनका निर्माण हिमालय के बाद हुआ है। दूसरा आपको दिया गया है, बृहद तथा लघु हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होते हैं, जिसके मध्य लाहुल स्पीति घाटी, कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी आदि स्थित है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है बोला गया है,
तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा। देखिए हम ट्रांस हिमालयन रेंज की बात कर रहे हैं, तो ट्रांस हिमालयन रेंज में आपके कैराकोरम आता है, बताइए आता है ना। ट्रांस हिमालयन रेंज में कैराकोरम आता है, लद्दाख आता है, जास्कर आता है, कैलाश आता है। ठीक है, तो मतलब ये सारी श्रेणियां आती हैं, लेकिन यहाँ दिया गया इनका निर्माण हिमालय के बाद हुआ है, ये आपका गलत है। इनका जो निर्माण है वो हिमालय के पहले हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा। तो पहला जो है वो आपका बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा अगर हम देखेंगे यहाँ पर ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय आर सेपरेटेड बाय मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये आपका सही है कि गलत? तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा ग्रेटर हिमालय लेसर हिमालय से सेपरेटेड है। और यहाँ पर आपकी कौन कौन सी वैलीज है अगर हम देखें, कुल्लू वैलीज, लाहौल घाटी, ठीक है, और कांगड़ा घाटी, ये सब स्थित है। तो दूसरा आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये याद रखिएगा क्लास, आपके परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ये चीज कई बार बताई भी है, अगर आपको याद होगा तो। अगला हम प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न। मुगल काल में भू राजस्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो चलिए विचार करिए। यहाँ पर जो जाप्ती प्रणाली थी, अकबर ने यह प्रणाली शेर शाह से अपनाया था, जिसमें राई के आधार पर भूमि उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। फिर दूसरा दिया गया है 1580 में अकबर ने आईने दहशाला नामक कर प्रणाली शुरू की, जिससे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है, कौन सा आपका करेक्ट है? तो बताइए। जब हम जब्ती प्रणाली की बात करते हैं तो अकबर ने यह प्रणाली शेरशाह से अपनाया था, ठीक है, जिसमें राई के आधार पर भूमि उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका सही है। और यहाँ पर दूसरा जो दिया गया है 1580 में अकबर ने आईने दहशाला नामक कर प्रणाली शुरू किया, जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है, ये आपका सही है कि गलत है? ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा सी, दोनों ही बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर है। अब इसको यहाँ पर सी कर लीजिए क्लास। देखिए, जब्ती प्रणाली, अकबर ने यह प्रणाली शेरशाह से अपनाई थी, वही जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है, जिसमें राई के आधार पर भूमि उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। अकबर ने भूमि को 4 भागों में वर्गीकृत किया था, ये याद रख लीजिए। पोलज मतलब प्रति वर्ष कृषि, प्रति मतलब बिना बोए छोड़ी गई भूमि, चाचर मतलब 3-4 वर्षों तक बिना बोए छोड़ी गई भूमि, और फिर आखिरी में बंजर 4-5 वर्षों से अधिक, मतलब जिसमें कोई भी बंजर है ना, जिसमें किसी भी तरीके की खेती नहीं हो पा रही, बंजर भूमि है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं, तो सी आपका सही उत्तर था। 8वां प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर समुद्री हीट वेव एक ऐसी स्थिति है जब किसी विशेष महासागर क्षेत्र में पानी का तापमान असामान्य रूप से अधिक होता है। दूसरा आपको दिया गया है समुद्र में हानिकारक शैवाल पैदा हो सकते हैं, जिसकी वजह से समुद्र में पोषक तत्वों की आपूर्ति कम हो सकती है। यहाँ पर क्या दिया गया है, अमराइन हीट वेव इज अ कंडीशन व्हेन द वाटर टेम्परेचर इन अ स्पेसिफिक ओशन रीजन इज एबनॉर्मली हाई। दूसरा दिया गया हार्मफुल एल्गी कैन फॉर्म इन द ओशन विच कैन रिड्यूस द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सी। तो यहाँ पर आपका दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको पता है जब हम मेराइन हीट वेव की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एबनॉर्मली तरीके से जो टेम्परेचर है वाटर का वो बढ़ जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो दिया गया है हार्मफुल एल्गी का ग्रोथ हो सकता है इसकी वजह से, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट जो है पानी में उनकी सप्लाई आपकी कम हो सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही उत्तर आपके सही है, तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं 9वां प्रश्न।
जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से संबंधित सत्य कथनों की पहचान कीजिए। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की अवधारणा को 1975 में यूनेस्को के मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य पारितंत्रों एवं इनके आनुवांशिक पदार्थ का संरक्षण है तथा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में कोर, बफर एवं ट्रांजिशन क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। चलिए तो बताइए यहाँ पर आपका सही कौन सा है। देखिए, जब हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1975 में एज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसको कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम हम कहते हैं इसके तहत, जो कि बिल्कुल सही है। और आपको पता है मेन इनका पर्पस क्या है, इकोसिस्टम को प्रिजर्व करना, ठीक है, उनको कंजर्व करना। और इसमें आपके कोर एरिया होते हैं, फिर बफर होता है और ट्रांजिशन जोन होता है। तो ये भी आपको पता है ना, कोर एरिया होता है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका बफर होता है और फिर यहाँ पर आपका ट्रांजिशन जोन होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो गया, सी आपका सही उत्तर हो गया। कोर एरिया में किसी को भी जाना अलाउड नहीं होता है, आम लोग कोर एरिया में नहीं जा सकते हैं। बफर एरिया में जो वहां के आदिवासी लोग होते हैं वो लोग जा सकते हैं लकड़ियां कलेक्ट करने के लिए, फल बिनने के लिए या किसी चीजों के लिए, ठीक है। और ट्रांजिशन जोन तो एक जोन है, मतलब दोनों के बीच का, ठीक है। यहाँ पर आपका सबसे कम वो रहता है, स्ट्रिक्टनेस सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट जोन कौन सी होती है, कोर जोन होती है, जहाँ पे किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती है, यह पूर्णतः सुरक्षित होता है। मानव गतिविधियां यहाँ पर कम से कम होती है, पूरी तरीके से बाधित होती है, बहुत ज्यादा संरक्षित होता है ये एरिया कोर। चलिए अगला हम देखते हैं 10वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस समाजवादी कार्यकर्ता ने गांधी जी को नमक सत्याग्रह आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रखने के लिए मनाया था? तो बताइए कौन थी? कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरोजनी नायडू, मातंगिनी हाजरा या फिर मिठू बेन पेटे? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर कौन सा होगा, बताइए। तो यहाँ पर याद रखिएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय जो है वो आपका सही उत्तर है, ठीक है। इन्होंने महात्मा गांधी से बोला था कि जो सॉल्ट सत्याग्रह है उसको खाली आदमियों तक सीमित ना करें, इसमें औरतों को भी इंक्लूड करें। वर्ष 1930 में कमला देवी चट्टोपाध्याय ने 27 वर्ष की थी। उन्हें खबर मिली कि महात्मा गांधी दांडी यात्रा के द्वारा नमक सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस आंदोलन से महिलाएं दूर रहेंगी। महात्मा गांधी ने आंदोलन में महिलाओं की भूमिका चरखा चलाने और शराब की दुकानों की घेराबंदी करने के लिए तय की थी, लेकिन कमला देवी ने उन्हें महिलाओं को पूरे आंदोलन में शामिल करने के लिए बनाया था। अगला हम देखते हैं 11वां प्रश्न। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय संविधान प्रकार समीक्षा आयोग, यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन ईयर 2000 के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पर देखिए न्यायमूर्ति M.A. वेंकटेचल्या, दूसरा आपको दिया गया न्यायमूर्ति J.S. वर्मा, रंगनाथ मिश्रा, न्यायमूर्ति जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, और आखिरी आपको दिया गया है जस्टिस Y.K. सबरवाल। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय संविधान प्रकार समीक्षा आयोग नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2000 के जो अध्यक्ष थे वो थे न्यायमूर्ति M.N. वेंकटेचल्या, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो गया, ए आपका सही उत्तर हो गया। अगला हम देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न देखिए, केंद्र राज्य संबंधों पर FM पुंची आयोग ने संघ कार्यपालिका के विचारार्थ आरक्षित विधेयक को कितने समयावधि के भीतर निपटान की सिफारिश की थी? हाउ मच टाइम डिड द MM Punchy Commission recommended for resolving a bill reserved for the consideration of the Union Executive? तो बताइए 4 मंथ बोला गया था कि मतलब 4 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ या फिर 5 मंथ? तो यहाँ पर इन्होंने 6 माह की समय अवधि के भीतर निपटाने की सिफारिश की थी, ठीक है, 6 मंथ की। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं 13वां प्रश्न। भारत के उप
राष्ट्रपति के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वह पुनर्विचार निर्वाचन के लिए पात्र नहीं है। बताइए। दूसरा आपको दिया गया है, उनकी आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। उनका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है और उनकी पदावधि 5 वर्ष होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें वाइस प्रेसिडेंट की बात, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 35 वर्ष आपका बताइए क्या है? ही शुड नॉट बी लेस देन 35 ईयर ऑफ एज। ठीक है, एकदम सही है। यहाँ पर ही इज नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, ये तो आपका गलत है ना। एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, उसकी पदावधि 5 वर्ष की होती है और फिर इनका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर एकमात्र गलत स्टेटमेंट आपका कौन सा है? वो है कौन सा? ए आपका गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न देखते हैं। एक छात्रा पौधे में कोशिका विभाजन की वृद्धि के संबंध में एक प्रयोग कर रही थी। उसने इसके लिए अपने पर्यवेक्षक से विशिष्ट पादप हार्मोन का सुझाव देने को कहा। यदि आप उसके पर्यवेक्षक होते तो आप कौन से पादप हार्मोन का सुझाव देते? तो चलिए बताइए। A student was conducting an experiment on the growth of the cell division in the plant. She asked her supervisor to suggest a specific plant hormone for the experiment. If you were her supervisor, which plant hormone would you suggest? अब क्लास देखिए, यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछने का प्रयास किया गया है कि कौन सा हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन में मदद करता है। तो यहाँ पर आप बताइए कौन सा है ABCD में से। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ABCD में से आपका साइटोकाइनिन जो है वो आपका पादप हार्मोन है। ठीक है, यहाँ पर C आपका सही उत्तर होगा, जो कि सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर देख लीजिए, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन एक वृद्धि प्रेरक हार्मोन है जो पादपों में मुख्यतः कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घीकरण को प्रेरित करता है। इस पादप हार्मोन का नाम इसके कोशिका विभाजन से संबंधित होने के कारण रखा गया। साइटो मतलब कोशिका और काइनिन मतलब विभाजन प्रेरक। तो यहाँ पे सीधे आपसे पूछा गया है कि जो साइटोकाइनिन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सेल डिवीजन इन द प्लांट। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 15वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस धातु में आघात वर्धनीयता और तन्यता दोनों गुण होते हैं? मतलब मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी दोनों होते हैं। बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? सोडियम होगा, सोना होगा, ठीक है, मरकरी होगा, क्या होगा? ABCD में से आपका सही उत्तर क्या है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, सबसे अधिक अगर हम देखेंगे बोथ मेलिएबिलिटी और डक्टिबिलिटी सोने में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर AU आपका सही उत्तर होगा। AU मतलब क्या? सोना, गोल्ड की बात हो रही है। B सही उत्तर है। 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चालक है? तो बताइए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन सा है? प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक कहीं पे तार खुला हुआ है, प्लग में प्लास्टिक डालोगे तो क्या करंट लगेगा? नहीं लगता है ना। आप लोग तो समझदार हैं, नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम अशुद्ध जल की बात करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर की, तो इससे भी करंट नहीं लगेगा। लकड़ी की पतली चादर डालोगे करंट नहीं लगेगा, लेकिन मानव शरीर जाके अपनी उंगली डाल दो उस प्लग में तो करंट लग जाएगा, वहीं पे खत्म हो जाओगे। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर। तो ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तभी तो हमें करंट लगता है, इसी रीजन से। और अगर प्लास्टिक की हेल्प से छूते तो करंट नहीं लगता है, वुड की हेल्प से छूते करंट नहीं लगता है। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर से भी करंट नहीं लगेगा। चलिए अगला हम देखते हैं 17 प्रश्न। निर्दालु व्याधि निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? स्लीपिंग सिकनेस की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो बताइए ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए? स्लीपिंग सिकनेस की वजह से की हम बात कर रहे हैं, तो किसके कारण होता है? तो ट्रिपैनोसोमा की वजह से। ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, 17 का ए सही उत्तर है। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, निद्रा रोग ट्रिपैनोसोमा
ब्रूसी नामक प्रोटोजोआन परजीवी के कारण होता है या परजीवी सीसी मक्खी के काटने से मनुष्यों में संचरित होती है, ठीक है, जो कि केवल ग्रामीण अफ्रीका में पाई जाती है। तो किस मक्खी के? सीसी मक्खी के, ये भी याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं 18। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा किस ओर होती है? तो बताइए। इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन विच डायरेक्शन इज एक्सेलरेशन? तो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अब यहां पर सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन की, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है? तो ये परपेंडिकुलर होता है, याद रखिएगा। तो देख लीजिए, इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन टूवर्ड्स द टेंजेंट टू द सर्किल एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? यहाँ पर है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डी आपका सही उत्तर है। 19 देखते हैं, यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए हैं, ठीक है, और आपको मैच करना है। तो ये तो आसान प्रश्न है ना। राज्यों में विधायिका का गठन, विधानसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की बात की गई है, सदस्यों के वेतन भत्ते की बात की गई है, वित्त विधेयक की परिभाषा की बात की गई है। तो बताइए। राज्यों में विधायिका का गठन की बात करेगा, फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट, तो ये आर्टिकल 168 में बोला गया है। तो ए का थर्ड तो आपका एक ही जगह दिया गया है क्लास, सीधे आप सी आंसर पे मार्क कर देंगे, ठीक है। 19 का सही उत्तर क्या है? 19 का जो सही उत्तर है वो है सी। सी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 20वां प्रश्न। राज शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति है। तो प्रिंसिपल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द कंडक्ट ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज प्लानिंग कमीशन, मंत्री, चीफ मिनिस्टर या फिर सेक्रेटरीट। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? राज शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण सचिवालय द्वारा होता है, किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देख लीजिए, जो सचिवालय होता है, सचिवालय वो राज शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के आधार पर विभागों का निर्माण करता है और इन विभागों द्वारा राज्य शासन का संचालन किया जाता है। सचिवालय मुख्य रूप से मुख्यमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद का कार्यालय है, अतः यह राज्य सरकार का शीर्ष कार्यालय होने के कारण समस्त शक्तियां का केंद्र भी है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया, डी आपका सही उत्तर है। 21वां प्रश्न देखते हैं। सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो बताइए। राजेंद्र मल लोढ़ा, एस राजेंद्र बाबू, गोपाल वल्लभ पटनायक या फिर कमल नारायण सिंह। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? सबसे कम समय के लिए, मात्र 18 दिन के लिए कौन मुख्य न्यायाधीश बने थे? तो यहाँ पर सही उत्तर है आपका कमल नारायण सिंह, ठीक है। डी जो है वो आपका सही उत्तर है, तो याद रखिएगा। अगला देखते हैं 22nd 44th वे संविधान संशोधन के संबंध में सही कथन नहीं है कौन सा? तो चलिए क्लास जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बता दीजिए मुझे। यह संशोधन जनता सरकार द्वारा लाया गया था। इसके अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन में बदलाव किया गया था। इस संशोधन के द्वारा पहली बार यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव के विपरीत कार्य नहीं करता है। और आखिरी आपको दिया गया है, इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति चाहे तो तब तक मंत्रिमंडल के सुझाव को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है जब तक वह संतुष्ट नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही नहीं है ये आपको बताना है क्लास, बताइए चलिए। तो यहाँ पर देखिए, जब हम बात करते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो यहाँ पर ये बोला गया था कि अगर राष्ट्रपति चाहे, ठीक है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो मंत्रिमंडल के जो भी परामर्श हैं उनको एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन बाद में जो परामर्श के लिए उन्होंने मंत्रिमंडल के जो विचार हैं जिनको कि उन्होंने वापस भेजा है मंत्रिमंडल को, एक बार आप लोग पुनर्विचार कीजिए। और फिर अगर मंत्रिमंडल ने पुनर्विचार करके या फिर बिना किए उसको फिर राष्ट्रपति के बाद भेज दिया, तो अब राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा।
बाध्य हो जाता है परामर्श को मानने के लिए। ये चीज समझ में आ गया ना कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो रिकंसिडरेशन के लिए, ठीक है, किसी भी चीज को मंत्रिमंडल के पास भेज सकता है, लेकिन अगर मंत्रिमंडल ने फिर उसको पास कर दिया राष्ट्रपति के पास, तो अब राष्ट्रपति जो है वो बाध्य है। तो यहाँ पर ये जो दिया गया, इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति चाहे तो तब तक मंत्रिमंडल के सुझाव को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है जब तक वह संतुष्ट ना हो। ऐसा नहीं है, वो एक ही बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है और फिर जब वो चीज वापस आएगी तो राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। और आपको पता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बहुत से चेंजेस किए गए और यह संशोधन जनता सरकार द्वारा लाया गया था। 23rd देखते हैं, निम्न में से किस राज्य से लोकसभा की सबसे अधिक सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? तो बताइए कहां से? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है ABCD में से वो है डी। चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है? तो बताइए लोकसभा के अधीन कौन सी समिति नहीं आती है? कमिटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, कमिटी ऑन अर्बन डेवलपमेंट, कमिटी ऑन लेबर, कमिटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। कमिटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी समिति जो है वो लोकसभा के अधीन है। शहरी विकास संबंधी समिति भी लोकसभा के अधीन है। श्रम संबंधी समिति भी लोकसभा के अधीन है, लेकिन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति जो है समिति ये आपके लोकसभा के अधीन नहीं है, ये राज्यसभा के अधीन है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 25वां प्रश्न, वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बोला गया है? ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन की बात की गई है, तो बताइए कौन सा सही है? आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं। आयोग में कम से कम एक सदस्य हाईकोर्ट का जज होना चाहिए। आयोग का अध्यक्ष पुनः नियुक्त किया जा सकता है। आयोग के प्रथम अध्यक्ष के सनातन थे, ठीक है, के सनातन थे बोला गया है। तो यहाँ पर बताइए आपका क्या क्या सही है, कौन कौन सा गलत है? अच्छा, सबसे पहले अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे, वित्त आयोग की बात करेंगे, तो ये किस आर्टिकल में दिया गया है? 280 में दिया गया है। ठीक है, ये आपको पता है। इसमें कुल जो 5 सदस्य होते हैं ये भी बिल्कुल सही है। 4 जो होते हैं, ठीक है, 4 आपके सदस्य होते हैं और एक आपका अध्यक्ष होता है। ठीक है, एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए हम, आयोग में कम से कम एक सदस्य हाईकोर्ट का जज होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है आपका? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या उसके समकक्ष योग्यता रखने वाला कोई हो। तो यहाँ पर ये आपका जो है ये आपका गलत है। अभी हम बताएंगे कौन कौन होने चाहिए। आयोग के अध्यक्ष पुनः नियुक्त किया जा सकता है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, और यहाँ पर जो आयोग के अध्यक्ष के सनातन थे ये गलत है। क्यों? जो प्रथम वित्त आयोग था उसका गठन कब हुआ था? 1951 में हुआ था, जिसके के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। ठीक है, याद रखिएगा, ना कि के सनातन थे। तो यहाँ पर ये गलत हो गया। यहाँ पर इनके अध्यक्ष को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इसमें कम से कम एक हाईकोर्ट का जज होना चाहिए, ये भी गलत है। तो यहाँ पर सही कौन सा है? केवल एक, डी आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्लास, जब हम बात करते हैं 4 अन्य सदस्यों को, तो उनकी कौन कौन सी योग्यताएं हैं? देखिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है या उसके समकक्ष योग्यता रखता हो। फिर उसे सरकार के वित्त एवं लेख का विशेष ज्ञान होना चाहिए। उसे वित्तीय मामलों और प्रशासन का अनुभव होना चाहिए। उसे अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान होना चाहिए। ये योग्यताएं होती हैं, ना कि हाईकोर्ट वाली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्लियर हो गया ना, डी आपका सही उत्तर है। 26 देखते हैं, GNU ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में क्या सही नहीं है? तो बता दीजिए जल्दी से, क्या सही नहीं है? Its full form is GNU, not Unix. दूसरा आपको दिया गया, it was initiated by Richard Stallman. It is an open source software. It is not compatible with Unix. तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा सही नहीं है?
तो याद रखिएगा 1983 में रिचर्ड स्टेलमैन द्वारा एक परियोजना की शुरुआत की गई, और अगर हम देखेंगे इसका विकास कब हुआ है, 1984 के समय में हुआ है। तो ये तो आपका बिल्कुल सही है, 1984 में इसका विकास हुआ है, ठीक है। और अगर हम इसको पूर्ण रूप से इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो JNU नॉट यूनिक्स भी आपका बिल्कुल सही है, लेकिन ये यूनिक्स के विपरीत मुक्त सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कोई यूनिक्स कोड नहीं होता है, इट इज नॉट कंपैटिबल विद यूनिक्स। यहाँ पर इट इज नॉट कंपैटिबल मतलब या यूनिक्स के साथ कंपैटिबल नहीं है, ये आपका गलत, इसमें कोई यूनिक्स कोड होता ही नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और सारी जो कैरेक्टर्स दिए गए हैं ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर जो फीचर्स दिए गए हैं। इट इज नॉट कंपैटिबल विद यूनिक्स, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए JNU का फुल फॉर्म है JNU नॉट यूनिक्स होता है, लेकिन यह यूनिक्स के विपरीत मुफ्त सॉफ्टवेयर है और इसमें कोई यूनिक्स कोड नहीं होता है, इसमें कोई भी यूनिक्स कोड होता ही नहीं है, तो कंपैटिबल की तो बात ही छोड़ दीजिए। चलिए 27 प्रश्न को देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, ये किस चीज से रिलेटेड है तो बता दीजिए। डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक ये किससे रिलेटेड है, ये आपका कंप्यूटर गेम से, साइबर अटैक से, मिलिट्री अटैक से, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ये आपका सही आंसर क्या है, बी, ये एक साइबर अटैक है, ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन पद्धति भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का सर्वोत्तम वर्णन करती है, ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, या फिर लिस्ट सिस्टम। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, यहाँ पर आपका सही उत्तर है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो 28 का बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टार्च और ग्लाइकोजन के बारे में सही है, ये भी क्लास हमने डिस्कस किया था। ये प्रश्न, कुछ प्रश्न आज लग रहा है रिपीटेड हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब हम स्टार्च और ग्लाइकोजन की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको याद रखना है, जो स्टार्च है वो वनस्पति की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप याद रखिएगा, स्टार्च इज फाउंड इन द प्लांट सेल, और ग्लाइकोजन की बात करेंगे तो ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। सी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं। किसी परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को हम क्या कहते हैं, अ डिवाइस यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। इसके लिए हम कौन सा डिवाइस का यूज करते हैं, एमीटर का, मोटर का, वोल्ट मीटर का, या फिर जनरेटर का। तो ये बहुत सिंपल सा चीज है, यहाँ पर एमीटर का यूज किया जाता है टू मेजर द करंट, ठीक है, इन अ सर्किट। तो ए आपका बिल्कुल सही है। 31 देखेंगे। भारत ने 10% एथेनॉल सम्मिश्रण लक्षित तिथि से बहुत पहले ही प्राप्त कर लिया है। इसमें किसको सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है, शुगर इंडस्ट्री को, अल्कोहल इंडस्ट्री को, मेज इंडस्ट्री को, या फिर कसावा इंडस्ट्री को। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, शुगर इंडस्ट्री। सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न देखते हैं। संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करिए। लोक लेखा समिति एक स्थायी संसदीय समिति है, ठीक है। जब हम बात करते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी की, तो ये आपकी एक स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी है। और यहाँ पर कार्य मंत्रणा समिति जो आपकी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, वो एक अस्थायी आपकी संसदीय समिति है। तो यहाँ पर बोला गया है कौन सा सही नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो बताइए कौन सा करेक्ट नहीं है, बताइए जल्दी से क्लास। तो यहाँ पर आपका पहला तो बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन दूसरा आपका सही नहीं है। जब हम बात करते हैं कार्य मंत्रणा समिति की, ठीक है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, तो ये आपकी स्थायी समिति है। ये चीज याद रखिएगा, ये अस्थायी संसदीय समिति नहीं, ये स्थायी संसदीय समिति है। तो यहाँ पर बी आपका गलत है, तो बी उत्तर हो जाएगा। देखिए क्लास, जब भी हम
संसदीय समितियों की बात करते हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज की बात करते हैं, तो मेनली आपकी ये दो तरीके की होती है। एक आपकी स्थायी समितियां होती है और एक आपकी अस्थायी होती है, जिसको कि हम एडहॉक समितियां भी कहते हैं। एडहॉक मतलब इनका गठन किया जाता है कुछ समय के लिए, जब ऑब्जेक्टिव जो भी कार्य इनका होता है कंप्लीट हो जाता है तो ये आपकी खत्म हो जाती है समिति। जैसे कि कोई जांच समिति बिठाई गई, ठीक है, कोई जांच समितियां बनाई गई, ये आपकी एक अस्थायी समिति है। इनका निर्माण किसी तत्कालीन घटना की जांच करने के लिए किया जाएगा और जब जांच कंप्लीट हो जाएगी तो समिति ये आपकी खत्म हो जाएगी। ऐसी समितियां अस्थायी समिति होती है। अस्थायी समिति में आपकी जांच समितियां आ जाती है, सलाहकार समितियां आ जाती हैं। जैसे किसी भी चीज के लिए सलाहकार एडवाइस चाहिए तो सलाहकार समिति हो जाएगी। लेकिन स्थायी समितियां क्या होती हैं, जो हमेशा आपकी होती है, जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी की जब हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कार्य मंत्रणा समिति, विशेषाधिकार विभागीय, ये सब आपकी क्या है, स्थायी समितियां हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 33वें प्रश्न को देखते हैं। लोक लेखा समिति की बात की गई है, पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात की गई है, तो बताइए इसका गठन पहली बार 1919 में हुआ और वर्तमान में इसमें 22 सदस्य हैं। आपका कौन सा सही है बोला गया है, तो जल्दी से बता दीजिए मुझे। क्या सही है इसमें बोला गया है, कौन सा सही है? लोक लेखा समिति का गठन पहली बार 1919 में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए लोक लेखा समिति का जो गठन है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के थ्रू हुआ था, लेकिन कब हुआ था? 1921 में हुआ था। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। और वर्तमान में इसमें 22 सदस्य हैं, ये आपका सही है। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा। समझ में आया? पब्लिक अकाउंट कमेटी की जब हम बात करेंगे तो इसका गठन जो है वो 1990 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट के थ्रू हुआ था, लेकिन पहली बार इसका गठन कब हुआ था? 1921 में। एक्ट जो था 1919 वाला है, लेकिन पहली बार गठन 1921 में हुआ था। इसी वजह से ये आपका गलत हो गया, ठीक है। इसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हुए होंगे, क्योंकि उनको पता रहता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो गठन है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत हुआ था, और वो सीधे वही देखेंगे कि 1919 दिया है, सही है, लेकिन इसमें लिखा है इट वाज फॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पहली बार 1921 में ये आपकी गठित हुई थी। ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 34वां प्रश्न। सहकारी समितियों के गठन से संबंधित प्रावधान किस संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़े गए? बताइए 42nd, 55, 69 या फिर 97। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, हमने डिस्कस भी किया है। जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया। अगला प्रश्न देखते हैं और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? तो बताइए यूपी कब अस्तित्व में आया? 1937 में, 1947 में, 1950 में या फिर 1956 में? उत्तर प्रदेश एग्जिस्टेंस में कब आया? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? 26 जनवरी 1950। सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए, और आपको पता है कि इसके पूर्व इसे हम संयुक्त प्रांत मतलब यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से भी जानते थे। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। अगर आज की क्लास में आपको कोई भी डाउट हुआ हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपसे मिलेंगे। टेस्ट कैसा लगा, कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं बताइएगा। और कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत हो रही हो तो मुझे बता दीजिएगा। और जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में मैं उनका आंसर दे भी देती हूँ आप लोगों को। लास्ट में मैं फिर आप लोग से यही कहूंगी कि अपने पे विश्वास रखिए, खूब पढ़िए और खूब आगे बढ़िए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो हम लोग हैं आपकी मदद करने के लिए, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िएगा।